जय श्री राम। स्वागत है आप सबका न्यूज़हॉलिक मंजरी में। दिल्ली की सफाई हो रही है 26 जनवरी के आने से पहले। कारण विदेशी मेहमान भी आएंगे और एक वर्ग विशेष की आदत है उस समय अपना पावर स्टेटस दिखाने की, धरना प्रदर्शन करने की। एक आध अगर बम विस्फोट हो जाए, एक आध अगर दंगा हो जाए तो फिर सोने में सुहागा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो भी हाल फिलहाल में ठीक है, एक्सीडेंटल बॉम्ब विस्फोट हुआ था लेकिन हुआ तो था। द थिंग वाज कि अंदर रखा रहे बॉम्ब और उसके साथ हम पकड़े जाए, इससे तो अच्छा ये कहीं पर फट जाए। तो इस पैनिक मोड में वो किया गया, बट इसने दिल्ली को एक नई धारा दिशा दे दी। एक क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया उन लोगों के ऊपर जिनके लिंक इस बॉम्ब ब्लास्ट से मिलते जा रहे थे। और ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। अचानक देखिए, अ, अगर आप इस्कॉन को समझते हैं तो आपके किसी भी पर्व पे, चाहे वो गणतंत्र दिवस का पर्व हो, स्वतंत्रता दिवस का पर्व हो, होली, दिवाली, दशहरा, कभी भी हो, तो कुछ पटाखे बजने बजते हैं। ये उनकी एक नियत रहती है। तो अगेन, कभी ड्रोन से कश्मीर में पकड़े जा रहे हैं, कभी पंजाब में पकड़े जा रहे हैं, जगह जगह पैकेट्स ड्रॉप हो रहे हैं, चाहे उसमें ड्रग्स हैं, चाहे वेपन है, या फिर इंस्ट्रक्शन है। और एक्सप्लोसिव्स के, देखिए बहुत आसान है चीजों की, आ, लेके आकर के ड्रोन को आप बहुत पार्ट्स में ला करके उसको रीअसेंबल कर सकते हैं, कहीं पे ड्रोन को गिरा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इस चीज को करने के लिए। एनीवे, डेस्टिनेशन था कि या तो लोकली कर लो और मजा आ जाएगा कि अगर दिल्ली कर लो। तो दिल्ली में क्या इस समय खास बात है? सबसे बड़ी चीज क्या है? रिपब्लिक डे परेड के लिए बहुत सारी सैन्य टुकड़ियां आई हुई हैं। तो दिल्ली इज हेविली गार्डेड, ओके, आर्म्ड। वो अपनी गन लेकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें बंदूक गोली डाल करके चला सकते हैं। तो एक बहुत सफिशिएंट इस समय अमाउंट है फोर्स का जो दिल्ली में डिप्लॉयड है गणतंत्र दिवस की परेड के नाम पर। चलिए, और भी बड़े बड़े हथियार आए हैं जिसको हमें डिस्प्ले करना है और अपने शत्रुओं को दिखाने की भारत आपके लिए कोई हलवा नहीं है जिसे मुंह में रखोगे और गटक जाओगे। हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिससे हम आपकी रातों की नींद उड़ा सकते हैं। और ये एड ऑन है हमारे ऑपरेशन सिंदूर फेज 1 के ऊपर। ओके, नाउ रेखा गुप्ता जी एक्टिवेट हो गई हैं। बहुत सारे इलाके जो इनके थे उनको चुन चुन करके खाली कराया जा रहा है। काफी लोग बोल रहे थे 11 साल से मोदी क्या कर रहे हैं, जियो टैगिंग कर रहे थे। सर, जियो टैगिंग हर लोकेशन की हो गई कि ये जमीन इसके पास है, तभी तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये फॉरेस्ट की भूमि थी, और इसके ऊपर जो है इन लोगों ने इलीगल मदरसा, मजार, घर, एनक्रोचमेंट, रेलवे की जमीन पे तो आप आम देखिएगा पटरी के दोनों किनारे जो है घर बने होते हैं। ये कैसे? ठीक है, कुछ तो आपको रियली मालूम था, लेकिन बाकी आपको ये पता करना था। फिर किस तरीके से चुनावी वादे के तौर पे सरकारी जमीन की बंदरबाट हुई है, उसके बाद फिर वो जो है जमीन बेच करके ये लोग फिर जो कहीं और झुकी झोपड़ी बना ले गए। ये सारा सब कुछ आपको निकालने में, एक डिपार्टमेंट को पास्ट के सारे रिकॉर्ड्स खंगालने में कुछ समय लगता है। और तब ज्यादा समय लगता है जब वो डिपार्टमेंट जो मतलब वही है ना कि सत्ता हमारी है पर यस, हुक्म उनका चलता है, इसको बदलने में भी समय लगता है। पहली बार तो बाबू लोग वेट कर रहे थे कि 5 साल अब मोदी आए हैं, ठीक है सुन लो, जाने दो, अगले 5 साल में वापस कांग्रेस आएगी, हमारी फिर से ऐश हो जाएगी। फिर से मोदी आ गए तो ये हुआ, अगली बार तो 100% आ जाएगी। जब तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तब कान के ऊपर जूं रेत हुई। एक तो काफी सारा लॉट रिटायर हो गया इस बीच में, और अब कान पे ये जूं रेखी है कि अब हमको काम करना पड़ेगा। तो वो काम जो बहुत धीरे धीरे चींटी की चाल से हो रहा था, या नहीं हो रहा था, या फाइलें अटकी पड़ी थी, वो जल्दी से चलने लग गई। वो तो सेकेंड टर्म के बाद ही 5 साल में काफी हो गया था, और अब तो उसने अच्छी तेजी पकड़ ली है। क्यों? नीचे से काफी सारे लोग नए आ गए और ऊपर से काफी सारे पुराने लोग छट गए, तो सिस्टम बदल रहा है। अब सिस्टम भी हमारा है और सत्ता भी हमारी।
तो काम तेजी से हो रहा है। तो बुलडोजर आराम से रेखा गुप्ता जी चला रही हैं, पुष्कर जी चला रहे हैं अपने उत्तराखंड में, योगी जी चला रहे हैं अपने यूपी में, हेमंत दादा चला रहे हैं अपने असम में, और बंगाल के लिए सारे बुलडोजर वाले तैयार बैठे हैं, जैसी आएगा वैसी ही चलाएंगे। जब आप ये देख रहे हैं तो उस समय महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे होंगे, और अगर हमारे देवा भाऊ जीते, जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है, तो उन्होंने भी कह दिया कि यही काम मैं मुंबई में करूंगा, यही काम मैं महाराष्ट्र में करूंगा, मैं क्यों अपनी मुंबई को माझी मुंबई, आ, आपली मुंबई इसको गंदा क्यों होने दूं। तो जो हमारी है वो हमारी रहेगी, और स्वच्छ भारत अभियान वहां पर भी चलेगा। तो दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू। अब इसमें एक जो बात आती है कि भीड़ इकट्ठा करके पत्थरबाजी, पत्थरबाजी को इन्होंने अभी तक मोदी सरकार के भी एक, देखिए बहुत सारे काम है मोदी जी के पास, एक काम नहीं है, तो उन्होंने भी पत्थरबाजी को एक क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं रखा। पत्थर अगर आधा किलो का एक पत्थर खोपड़ी पे पड़ जाए तो खोपड़ी खुल जाती है, एंड इट इज लीथल। तो मेरी सरकार से ये इल्तिजा है, गुजारिश है, विनम्र विनंती है, प्रार्थना है कि पत्थरबाजी को एक क्रिमिनल ऑफेंस, जैसे गोली लगती है उससे कम तेजी से पत्थर नहीं लगता अगर ढंग से, अच्छा इनके यहाँ पत्थर मारने वालों की प्रैक्टिस होती है। अब सोचिए किसी चलती हुई व्हीकल में सवार के सर पे पत्थर लग जाए, कार में लग जाए, कार का एक्सीडेंट हो जाएगा, विंड स्क्रीन फूट जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर उसको ना भी लगे। और आपने देखा है कि इस पत्थरबाजी से बहुत सारे पुलिस वालों की और लॉ एनफोर्समेंट वालों की डेथ हो चुकी है। आप देखते हैं कि ये पत्थर जो है काफी न्यूसेंस क्रिएट करता है, और अचानक पत्थर नहीं आ जाते भाई, किसी के पास एकदम पत्थर का पहाड़, ये पहले से दिल्ली दंगे में हमने देखा था, सुनियोजित ढंग से इन पत्थरों को इकट्ठा किया जाता है। अब जैसे एक ट्रक ईंटा आपने मंगा लिया, उसको जो है दो चार लोगों ने बैठ के तोड़ दिया, तैयार हो गए। और ऐसा नहीं कि पूरा ईंटा जोर से लगता है, आधी ईंट जिसे अद्धा कहते हैं वो अद्धा कम जोर से लगता है, ऐसा नहीं है। तो ये जो पत्थरबाजी है इसे हमें क्रिमिनल ऑफेंस घोषित करना होगा, और इस बाजों को भी वैसे ही दंड देना होगा जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए हम लोग दंड देते हैं। तो एक ये एड ऑन हम अपनी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से सरकार से करेंगे। ये पत्थरबाजी जो चल रही है, पत्थरबाज भी पकड़े जा रहे हैं, उनकी पहचान हो रही है, उनको सजा दी जा रही है, लेकिन अगर लॉ में पत्थरबाजी के खिलाफ एक कठोर दंड नहीं होगा तो ये लोग छूट जाएंगे। अगर आप किसी को लाठी से मारे, बहुत तेज लगे, तो भी डेथ हो सकती है। तो जो नॉन शार्प वेपन है, ऐसा नहीं है कि वो घाव नहीं करते। ओके, तो इसको रिडिफाइन करने की जरूरत है। किसी के पास एसिड नहीं हो सकता, किसी के पास पत्थर नहीं हो सकता, जो इनके रेगुलर टूल्स हैं। ओके, एक बार तो उन्होंने क्या किया था, मार्बल की सिल्लियां दे मारी थी नीचे से निकलते हुए जुलूस के ऊपर, तो काफी सारे लोगों को उससे भी बहुत चोटें आई थी। फिर जो इनके नोगो जोन्स हैं, उनके पास एक स्पेशल पुलिस या तो गश्त लगाती रहे, या फिर धीरे से जो है थाना बनवा दिया जाए, ताकि उस एरिया में पनपने वाले जो अपराध हैं वो खत्म हो। खैर, तो अब यहाँ से लेके चलते हैं कि जो रिपब्लिक डे परेड के ऊपर इन लोगों ने जो भी प्लानिंग थी वो खोदते खोदते अब डिमोलिशन हो रहे हैं, एंड ये जायज भी है। इसका पूरा एक इस एक कौम को ना आपराधिक गतिविधियों के लिए तैयार किया गया है। और इसका जो फ्राइडे सरमन्स देने वाले कुछ स्पेशल मौलवी होते हैं, सबके ऊपर कहना गड़बड़ है क्योंकि जनरलाइज नहीं किया जा सकता, बट काफी सारे होते हैं। तो वो लोग जो होते हैं वो अपने इन लोगों को, अपने ये जो फॉलोअर्स होते हैं उनको भड़काते रहते हैं, और जन्नत और कुरान और सबाब के चक्कर में वो लोग, और पैसा, मेन चीज है पैसा। किसी को ड्रग चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से फायदा लेना है, कोई किसी तरह के इलिसिट काम में बिजी है। तो अब क्या है कि जब आप अपने बीच के क्रिमिनल्स को वेलकम करेंगे तो इस तरह की मेंटालिटी तैयार होगी, और वो मास स्केल में होगी, और इसी का नुकसान ये लोग उठा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपराध करके जो पैसे से बनाया गया है, एक ये भी चीज आपके यहाँ इम्प्लीमेंट हो रही है, शायद आपने नोट की हो,
उसको इल्लीगल घोषित कर देते हैं और वो सारी प्रॉपर्टी रिकवर करते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ है ना, जो बना करके बैठे हैं कि अ, आपने जो है एक्सचेकर का मतलब सरकार का घाटा किया 27 करोड़ का, पेनल्टी ₹2,500 है या 25 लाख रुपए है, उसको दिया। अरे 2.5 करोड़ के गबन क को लीगल करने के लिए अगर 25 लाख रुपए तो कोई भी खुशी से दे सकता है। सेकेंडली जो चीज़ अभी सरकार ने इसके ऊपर और की क्योंकि सबसे बड़ी इनको बैकिंग मिलती है उस ब्यूरोक्रेसी से जो इनके खिलाफ काम नहीं करती। शुरू में तो उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़े, धीरे से उसकी आदत पड़ गई। तो अभी विक्रम संपत जी जो मोदी जी के मतलब ये मैं कहूँगी क्लोज़ कैबिनेट के हैं, उन्होंने जो बात कही है कि यूपीएससी इज़ नॉट सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। कि यू आईएएस आप बन गए और आपके पास जो है वो कहते हैं ना भानुमति का पिटारा आ गया, उसके अंदर से सारे सॉल्यूशन आप निकालते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अब जो है एक्सपर्ट्स का ज़माना, एक्सपर्ट्स का अपॉइंटमेंट और वो आईएएस की जो एक ग्रिप है, वो टूटेगी क्योंकि अभी इस समय जो एक कह लीजिए स्क्रूटनी हो रही है वो दूसरी ये इम्पोर्टेंट है जानने के लिए कि किस तरीके से अब कुछ लोगों ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंडर लिया है, वो इकोनॉमिकली वीक नहीं है। किसी ने अपने जातिगत प्रमाण पत्र के लिए लिया है, वो पता लगा कि कन्वर्ट हो गए। किसी ने अपनी किसी डिसेबिलिटी के लिए लिया है तो पता लगा उसका सर्टिफिकेट झूठा है। तो लोगों ने बहुत तरीके की ट्रिक्स अप्लाई करके अपनी पोजीशंस को सिक्योर किया है यूपीएससी में। और उसके बाद फिर इसकी रिकवरी चलती है क्योंकि इस तरह के सर्टिफिकेशन कोई सस्ते नहीं आते तो रिकवरी भी है। तो जो एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन का प्रोसेस है वो स्क्रूटनाइज़ हो रहा है और इस तरह के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। और इनकी कार्यक्षमता और कार्यशैलियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। तो एक जनरली वो है कि आप 3 साल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और किसी भी चीज़ को स्टडी करके उसमें ग्रिप बनाने में 2 से ढाई साल लग जाते हैं। और जब आप ग्रिप बनाते हैं 6 महीने बमुश्किल काम करते हैं, फिर उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अंग्रेज़ आपसे जो है प्रॉब्लम में रहते थे कि उनको ये था कि कोई भारतीय किसी भारतीय विभाग में ग्रिप ना बना ले तो वो ट्रांसफ़र कर लेते थे। तो ट्रांसफ़र ग्राफ्ट से बचाता है, इससे ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो होती है, वो काम में बाधा पड़ती है। अब सरकारी अधिकारी मैं सही बता रही हूँ अ, मैं एक सरकारी अधिकारी की बेटी हूँ और मैं इस चीज़ को सफ़र कर चुकी हूँ कि जब आप किसी नए जगह जाते हैं, वहाँ आप किसी को नहीं जानते। अगर बच्चे के स्कूल से लेकर के बच्चा अगर उसको बुखार आ गया तो आपको डॉक्टर भी नहीं पता है। तो आप लोकल्स पे इधर-उधर पे बहुत निर्भर रहते हैं। और जितना भी पैसा सरकार ट्रांसफ़र के लिए देती है, उससे ज़्यादा तो अपने यहाँ पास से लग जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें वो लिमिट में देते हैं, लेकिन आप उससे ओवरहेड खर्चे होते हैं। तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग लोग कहते हैं कि ये सज़ा नहीं होती, पर ये किसी भी फैमिली को एक जगह से बच्चों के कोई दोस्त नहीं बन पाते परमानेंट, फिर धीरे-धीरे उनकी दोस्त बनाने की आदत खत्म हो जाती है, वो एकाकी हो जाते हैं। और हस्बैंड एंड वाइफ जो हस्बैंड काम कर रहा है उसके साथ वाइफ है या वाइफ काम कर रही है हस्बैंड है, उनके भी फ्रेंड सर्कल स्टेबल नहीं रह जाते, रिश्तेदारों से भी सब चीज़ें तो आप क्या करते हैं, येस यू हैव अ गवर्नमेंट जॉब एंड पीपल थिंक इट इज़ वेरी गुड टू हैव, लेकिन आपका पूरा सोशल सर्कल डिस्टॉर्टेड होता है। और उसमें लंबे समय तक कोई भी कनेक्शन नहीं रह पाता क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर जाने में एस्टेब्लिश होने में आपको टाइम लगता है। तो जो आप डेमोग्राफी चेंजेस होते हैं, अब किसी का जो है कहीं पे चुनाव सर्टिफिकेट वो सॉरी क्या आईडी छूट गया, नई जगह आपने नहीं लिया, लापरवाही हो गई। आपको पता ही नहीं है लोकल इलेक्शन कब हो रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो ओवरऑल सिस्टम पे काफ़ी सारी असर डालती हैं। इस चीज़ को भी सही करने की आवश्यकता है। तो अब हम जब हिंदुत्व के भगवाकरण पे लग रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री ने इस चीज़ के लिए पूरा कहा है कि मैं इस डेमोग्राफी चेंज को रोकूँगा। हम लोग मज़ाक में कहते थे ना, नेता इटली से आते हैं और वोटर्स बांग्लादेश से। अब इन दोनों ही चीज़ों को का भारतीयकरण किया जा रहा है और राज्य सरकारें इस बात के लिए कटिबद्ध होकर के लगी हैं। ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम भगवाकरण में हिंद के बहुत बड़ा
ये कह लीजिए ऑब्स्टिकल है, रोड़ा है, उसका विरोधक साबित हो रहा है। तो अमित शाह जी ने जिस तरीके से इन चीजों को डील किया है कि आईईडी ब्लास्ट कहाँ-कहाँ हुए, जब से हो रहे हैं आप उसकी निकालिए सारी लिस्ट। जब से दंगे हो रहे हैं 71 के बाद से जितने भी दंगे हुए हैं उनकी लिस्ट निकालिए और उनका मोडस ऑपरेंडी आप स्टडी कीजिए। जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क है उनको आप लिस्ट कीजिए और उनके ऊपर कीजिए। पॉलिटिकल प्रोटेक्शन ऑफ द क्रिमिनल्स, इसके ऊपर भी जांच हो रही है और आपने इसका इफेक्ट बंगाल में देखा है और इसका इफेक्ट बहुत सारे उसमें भी पड़ेगा दूसरे अच्छा ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के लोग क्राइम में लिप्त होते हैं, जिसका मौका मिलता है वो गंगा नहा लेता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये देखना है मर्सीलेसली जो भी आपकी पार्टी का हो दूसरी पार्टी का हो, अगर उसके क्रिमिनल लिंक्स हैं तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। एंड अब तो आप खुद ही से देख रहे हैं उतरते हुए नकाब की क्रिमिनल्स के पहले भी आते थे, बट इसको पहले कवर कर लिया जाता था। अब जब आ रहे हैं क्रिमिनल नेटवर्क के प्रोटेक्शन में नेता, तो इसको हाईलाइट किया जा रहा है और जनता को धीरे धीरे ये पता लग रहा है कि ठीक है, इनकी जो हमारी तरफ डेडिकेशन है वो थोड़ी है। ये जो बता जब कोई नेता ये कहे ना जनता माफ नहीं करेगी, तो उसका कहने का मतलब क्या होता है, मैं माफ नहीं करूंगा। जनता सब जानती है, मैं सब जानता हूँ। जनता जवाब देगी, अगर मुझे सत्ता मिल गया तो आई विल सी। ओके, तो ये जो धमकियां दी जा रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है कि जो इनका बेस है, जो क्रिमिनल नेटवर्क है, जो वो रास्ता है जिससे ये चुनाव के लिए पैसे निकालते हैं, ये वो रास्ता जो है जिससे ये अपनी इलिसिट गतिविधियां करके सत्ता पे अपनी पकड़ कायम रखते हैं, उसको तोड़ा जा रहा है। राजनैतिक अपराधीकरण को, जो अपराधियों को प्रोटेक्शन है उसको तोड़ा जा रहा है और जो अपराधी राजनीति में आ गए हैं उनको पकड़ा जा रहा है। जो नेता किसी भी कारण से अपराध के संरक्षण में या अपराधों में, मतलब अपराध का मतलब पैसे के हेर फेर में और सत्ता के दुरुपयोग में व्यस्त हो गए हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र जब शुद्ध होगा हर तरह से, जैसे अभी आपने देखा तमिलनाडु में एक दिया आप अपने पुराने मंदिर में नहीं जला सकते क्योंकि मंदिर की भूमि सरकार ने लेकर के मजारों को बेच दी है। एक दिए के ऊपर इतना बवाल हुआ और हिंदू उसमें पिटा है। अब अगर आपको भारत का भगवाकरण करना है और हिंदू चेतना को सर्वोपरि रखना है, तो आपको इस तरह की अब आपको जो है सारी मंदिरों की भूमि की लिस्टिंग निकालनी पड़ेगी, फिर उसको किसने इलीगली बेचा है ये निकालना पड़ेगा, उसमें कौन से ट्रस्टी आपने बदले हैं उनको सजा देनी पड़ेगी, मतलब आपको बैकलॉग में काम करना पड़ेगा। मंदिरों के धन को किसने हड़पा है, जो तिरुपति बालाजी में चढ़ाया गया सोना है, पुराना सोना, उसको ले करके उसको गला करके उसको दूसरा रूप दिया गया, फिर उसको बेचा गया, उससे जो है हज हाउसेस वगैरह बनाए गए या फिर किसी और का वो किया गया, ये सब आपको देखना पड़ेगा। भगवा हिंद आपको करना है ना, तो उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एनएसए उन लोगों पे लगाना पड़ेगा जो मंदिर में जाकर के मूर्तियों का अपमान करते हैं, उनको तोड़ते हैं। मंदिरों में जाकर के अभी एक आया ना, डिफिकेट कर रहा था मंदिर में जाकर के, मतलब अब इसमें हिंदू नहीं भड़कता है, ये सही भी है राष्ट्र के हिसाब से, और ये गलत भी है कि आपके देवताओं का इतना अपमान हो रहा है और आप भड़क नहीं रहे। अभी देखिए इसी तरह की हरकत नेपाल में हुई थी। नेपाल में अच्छा सबक सिखाया गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर संस्कृत में सुनना है तो वीर भोग्या वसुंधरा। हमने भी, हम 80% हैं, लेकिन चूंकि हमारे ऊपर एक जमाने में पुलिस क्रैकडाउन कर रही थी और उसकी मेमोरी हमारे दिमाग में इतनी ज्यादा है कि अब जो है हम कोई हरकतें नहीं करते हैं। हमारी बेटी उठा ले जाओ, हम शांत रहेंगे, हम टीवी पे रो के काम चला लेंगे। हमारे मंदिरों को तोड़ लो, हम रैली निकाल लेंगे। संदेश खाली कर लो तो हम ट्विटर पे गाली दे करके मोदी को चुप हो जाएंगे। राइट, तो हमारे शौर्य का प्रदर्शन भी तो अलग अलग तरीके से हो रहा है। आपको एक तो बहुत सारी सुविधा दी जा रही है। अगर आपके टेरिटरी में इस तरह के लोग आकर के
अपमान कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा हाथ की सफाई बनती है ताकि अगला व्यक्ति आने से पहले ये उसको पता हो कि मुझे पुलिस के हवाले करने से पहले मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और भय बिन होए न प्रीत, ये तो रामायण में तुलसीदास जी भी सिखा के गए हैं। ये श्री राम का मतलब वाक्य था। राइट। तो जनता अपनी जिम्मेदारी करे और सरकार अपनी कर रही है, पर आप हर जगह इस चीज को देख रहे हैं कि हाँ, जन जागरण हो रहा है, रिकवरी हो रही है। चाहे आप लक्षद्वीप की देख लीजिए, या अभी तो मुंबई में बहुत होगी। आप एक बार देवा भाव को जीतने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि मुंबई में किस तरीके से होती है। ये जो उद्धव दीन ठाकरे थे, उन्होंने जो कुछ भी किया उसका सारा सब चीजें वापस ली जाएंगी, और एक क्लीन पॉलिटिक्स आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, चाहे वो महाराष्ट्र के इंटीरियर हो या फिर मुंबई हो, पुणे हो, नागपुर जैसी सिटीज हो, हर जगह पर। तो अब एक ड्राइव चल पड़ी है, लोग इसको कम करके दिखा रहे हैं, बट द थिंग इज कि जो एसआईआर है वो बहुत गहराई से लागू होगा, और बहुत सारे कागज और सब चीजें निकाली जाएंगी। एंड सबसे बड़ी चीजें, इनके जो गढ़ हैं, जो इनकी इलीगल मज़ारें हैं और इलीगल मस्जिदें हैं और इलीगल कब्जे हैं, इलीगल कॉलोनीज हैं, ये सब उखाड़ी जाएंगी। बस एक ही शर्त है, वोट उसको जाए जो आपके लिए काम करे। वोट उसको ना जाए जो एक चुनाव के समय आपको कुछ पैसे दे करके उसके बाद आप ही से उस पैसे की उगाही करें। जैसे आपने कर्नाटक में देख लिया, एक प्रॉफिट मेकिंग राज्य एक बीमारू राज्य में परिवर्तित हो गया, और अब वहां पर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जो सत्ता का संघर्ष चल रहा है, उसमें वो दोनों एक दूसरे में मस्त हैं, और स्टेट का क्या हो रहा है वो तो सबको पता है। तो प्रयास पूरे हैं। आपने देखा मोदी जी किस तरीके से सोमनाथ मंदिर गए। क्या अभी, जब इन लोगों ने क्या इस पे सलमान रुश्दी पे हमला किया था, तो एक चीज एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, वो थी कि 33 साल भले ही हो जाए, हम अपने अपराधी नहीं भूलते। और जो मोदी जी ने सोमनाथ की पूजा की है, उन्होंने क्या कहा है, चाहे 1000 साल हो जाए, हम अपने ईश्वर को नहीं भूलते, हम अपने प्रयासों को नहीं भूलते, और चाहे राम मंदिर हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, हम अपने स्थान जरूर वापस लेते। इसमें एक किताब मैं पढ़ने के लिए कहती हूँ, श्री पुरुषोत्तम नागेश ओ की है, ताजमहल हिंदू तेजो महालय था। वो एक हिंदू मंदिर था, नाग नागेश्वर जी का ज्योतिर्लिंग था। उसकी मुस्लिम पहचान से उसे याद मत रखिए, वो कब्रगाह नहीं था। और किसी भी स्त्री की दो कब्रें नहीं होती कि ग्राउंड फ्लोर पे भी हो और एक फर्स्ट फ्लोर पे भी हो। राइट। तो इस चीज को याद रखिएगा, कब्र के ऊपर पानी की बूंद नहीं गिरती है, शिवलिंग पे गिरती है। और इतना सुंदर स्ट्रक्चर हमने जैसे अजंता की गुफा बनाई है, वहां पर कृष्णेश्वर जी का मंदिर है, और उनके लिए बनाई है। इसलिए नहीं बनाई है कि वहां पर आपको पूजा करने को ना मिले। एलिफेंटा केव कार्व आउट करके इसलिए बनाई है कि शिव जी को डेडिकेटेड मंदिर है, इसलिए नहीं बनाई है कि एएसआई वहां पर पूजा ना करने दे। और इस चीज की कंप्लेन भी मोदी जी ने सुन ली है। अब एएसआई का पुरानी बिल्डिंग्स पर एकाधिकार खत्म हो गया है। अगर कभी आप हम्पी जाएं तो आपको अफसोस होगा छोटे मंदिर देख करके कि वहां पे बाइकें खड़ी हैं और शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, और उस मंदिर में जो स्थापित मूर्ति थी वो जमीन पे एएसआई के पास पड़ी हुई है। मतलब बिल्कुल जैसे आप कहीं पे जमीन पे ले जाके कोई पत्थर का टुकड़ा रख देते हैं, उस तरीके से आपकी सुपूजित मूर्तियां बनी हुई हैं। और आप ये भी देखेंगे, जो मुस्लिमों के नाम की गई हिंदू स्थापत्य कला की भवन थे, मंदिर थे, उन पे सीमेंट की जो है वो हो गई है, क्या कहते हैं, अ, मरम्मत जब कराते हैं तो सीमेंट वगैरह से करा देते हैं, जो उसके स्ट्रक्चर को कमजोर करती है। क्योंकि वहां पर उन उस समय राविश और चूने से चुनाई होती थी। स्टील और सीमेंट का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि स्टील और सीमेंट दोनों की लाइफ लिमिटेड होती है, और अगर आपको 1000 साल के लिए कोई बिल्डिंग बनानी हो तो फिर उसमें आप स्टील और सीमेंट नहीं लगाते।
इसी तरीके से भूल भुलैया और डिफरेंट बावरियां में बनी है। और तो जो एएसआई ने हमारे भवनों का हाल किया है कि रायगढ़ के किले की सफाई तो हिंदू युवक जाकर के करते हैं, रास्ते में उगाई घास को वो खुद जाकर के अपने तरीके से काटते हैं, अगर किले में घास लगाए तो एएसआई उसको जला देती है। तो इस तरह के जो बहुत सारी कंप्लेन्स आ रही थी, जो हमारे ऐतिहासिक महल हैं, उनकी जिस तरीके से बेकदरी की जा रही थी कि समय के साथ हिंदू चिन्ह इस देश से मिट जाए और ये पढ़ाया जा सके कि सभ्यता संस्कृति तो मुगल आए थे या फिर अंग्रेज आए थे, यहाँ तो कुछ था नहीं। फिर धीरे से ये भी हटा देंगे कि भारत सोने की चिड़िया था। तो वो सारे कुप्रयासों को जो वही फिर सरकारी बाबुओं के हाथ चल रहा था, इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके डिफरेंट तरीके से मेंटेन किया जाएगा। आई होप इसमें ईमानदारी रखी जाए, एटलीस्ट पब्लिक डेडिकेटेड रहे अगर सरकारी अधिकारी नहीं रहते हैं। तो प्रयास बहुत सारे चालू हैं जो शासन का तरीका है उसको परिवर्तित करने के लिए, और जो हमारा संग्रहित करने वाला भाग है उसको संजो के रखने के लिए, और जो हमारा अतिक्रमण हो गया है उसको हटाने के लिए, और जहां हो सके रिकवरी उसे करने के लिए, डेमोग्राफी चेंज को बचाने के लिए हर स्तर पे प्रयास हो रहे हैं। बस आपको ये करना है कि जैसे महाराष्ट्र के इलेक्शन हैं, अभी तमिलनाडु के आने वाले हैं, फिर आगे बंगाल के आएंगे, बीजेपी को जिताते रहिए ताकि मोदी जी आपके लिए लगातार इसी तरह काम करते रहे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।